नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके यूनिवर्स में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। कई बार तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लिया जाता है या फिर आसपास कई क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जिसका ये पार्ट 1 है, ग्रेजुएट लेवल। तो आइए चलिए देखते हैं। सो क्वेश्चन 1 है, भारतीय संविधान के 97वें संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया। इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 43A और अनुच्छेद 43B। तो इसका यहाँ सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 43B। अब हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखें तो आर्टिकल 43 किसके बारे में बात करता है। आर्टिकल 43 मूल रूप से लिखा गया था, जिसके पीछे ये कैपिटल लेटर जो लगे होते हैं इनको बाद में ऐड किया या जोड़ा जाता है, जोड़ा गया, इसका ये मतलब होता है। तो आर्टिकल 43 जो है लिविंग वेजेस एंड डिसेंट वर्क, मतलब कर्मकारों के निर्वाह और मजदूरी आदि, जैसे कि लोगों को अच्छा रोजगार मिले, काम करने का अधिकार मिले, उनको वेतन भी सही मिले और वेतन के नाम पे वेतन भी सही मिले और समय समय पर छुट्टी मिले, छुट्टी भी मिलती रहे और सामाजिक प्रतिष्ठा भी उनकी बढ़ती रहे, ऐसा रोजगार का उल्लेख 43 में दिया है। 43A की बात करते हैं तो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब किसी भी उद्योग में कर्मकारों का भाग लेना है, इसका भी सरकार ध्यान रखती है। तो इसका उल्लेख 43A में दिया है। इसका आगे आर्टिकल 43B, आर्टिकल 43B जो है 2011 में जोड़ा गया था। इसमें है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को प्रमोट करना और डीपीएसपी का डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी इसमें दिया गया है, जिसमें बैंकिंग, हाउसिंग और एग्रीकल्चर, इसमें कोई भी बैंकिंग, हाउसिंग, कोऑपरेटिव सोसाइटी को सरकार मदद करती है। आर्टिकल 48 की बात करें तो आर्टिकल 48 करता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड हस्बेंड्री, मतलब कृषि और पशुपालन का संगठन, यानी राज्य को यह जिम्मेदारी दी गई है कि कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करें। मतलब कृषि और पशुपालन आज के तरीके से नवीन तरीके से और वैज्ञानिक प्रणाली से उनका उपयोग किया जाए और संरक्षण, विशेषतः गायों और बछड़ों जैसे अन्य दुधारू और जो वाहक के लिए उपयोग होते हैं, ऐसी नस्लों की परीक्षण और सुधार के लिए और उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा। ये जिम्मेदारी राज्य को दी गई है। तो 48 बात करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड हस्बेंड्री। अगला बात करते हैं 39, आर्टिकल 39 के बारे में। तो आर्टिकल 39 पॉलिसी गाइडेंस के बारे में दिया गया है कि अगर सरकार को कोई भी नीति बनानी है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना है, तो इसमें पॉलिसी के लिए गाइडेंस इसमें दिया गया है। और आर्टिकल 39A में बात करें तो ए में इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड, मतलब कोई भी जिसके पास पैसा नहीं है उसको भी न्याय मिले, ऐसी व्यवस्था सरकार ने की है, जैसे कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, कोई न्याय से वंचित न रह जाए, इसके लिए आर्टिकल 39A में दिया गया है, जिसमें इसका संशोधन भी 42 संशोधन अधिनियम 1976 में दिया गया है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, साबरमती निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है। तो पश्चिमी घाट महाराष्ट्र, अरावली पहाड़ियां राजस्थान, सतपुड़ा रेंज गुजरात और विंध्य रेंज मध्य प्रदेश। जब साबरमती की बात आती है तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अरावली पहाड़ियां राजस्थान। अब अगर अगली बात करें तो पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में दो नदियां खास है, गोदावरी और कृष्णा नदी। गोदावरी नदी जो है वो नासिक से निकलती है, नासिक के पास से निकलती है, और कृष्णा नदी जो है महाबलेश्वर के पास से निकलती है। अगली बात करें सतपुड़ा रेंज जो गुजरात में है, वहाँ से तापी नदी पूर्व मध्य भाग से निकलती है और गुजरात से होकर अरब सागर में मिलती है। और तीसरी है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी भी, यह भी सतपुड़ा के उत्तर में विंध्य और सतपुड़ा के बीच रिफ्ट वैली जो पड़ती है, रिफ्ट वैली और गुजरात से खंबात की खाड़ी में मिलती है। और विंध्य रेंज की बात करें तो उसमें विंध्य रेंज की जो प्रमुख नदियां हैं वो चंबल, बेतवा, कैन और टोंस, ये प्रमुख नदियां हैं, तो ये भी साथ में याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो इसमें लकड़ी का जलना, जल का उबलना, कागज काटना और बर्फ पिघलना। इसमें अगर हम रासायनिक परिवर्तन देखें तो इसका सही आंसर हो जाएगा लकड़ी का जलना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कानून के माध्यम से अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाह को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध था। तो यहाँ पे राजा राममोहन राय इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल किस विशिष्ट उद्देश्य के लिए रीट जारी कर सकता है।
इसका सही आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। क्वेश्चन 6 है निम्नलिखित में से किसने भारतीय और पश्चिमी दोनों शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, जैसे कि भारतीय जो भारत देश की जो शिक्षा है और पश्चिमी यानी जो अमेरिका बाहर की जो शिक्षा है उनको बढ़ावा प्रोत्साहन देने के लिए कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? तो वहाँ वेदांत कॉलेज नाम आता है तो वहां पे बात आ जाती है राम मोहन राय की, तो ये याद रखना है। क्वेश्चन 7 है 24 डिग्री अक्षांश किस भारतीय राज्य की राजधानी के सबसे निकट गुजरता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्तोत्तर काल की राजधानी में भुक्ति शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो जो गुप्तोत्तर काल में भुक्ति शब्द का प्रयोग होता है वो प्रांत के लिए किया जाता था। क्वेश्चन 9 है भारत का पूर्वी तटीय मैदान किस राज्य से किस राज्य तक फैला हुआ है? तो भारत का जो पूर्वी तटीय मैदान है वो पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु से फैला हुआ है। क्वेश्चन 10 है किस प्रकार का अधीनस्थ न्यायालय मुख्य रूप से संपत्ति के स्वामित्व और संविदात्मक समझौतों के संबंधित विवादों का निपटान करता है? तो कौन सा अधीनस्थ न्यायालय? तो दीवानी न्यायालय इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 11 है दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला में गर्भगृह के ऊपर निर्मित सीढ़ी नुमा या पिरामिड नुमा संरचना को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विमान। विमान सीढ़ी नुमा या पिरामिड नुमा संरचना होती है। अगली इसकी बात करें ऑप्शन ए की, तो अधिष्ठान एक मंदिर का जो आधार या मंच होता है वो उसको कहते हैं जिस पर मंदिर की पूरी संरचना बनाई जाती है। यह सबसे निचला भाग होता है और मंदिर की दीवारें और अन्य जो भी संरचना होती है ये इस पर टिकी होती है। तो अधिष्ठान का मतलब ये हो गया बेस सबसे पहले। फिर उसके बाद में आता है विमान। विमान जो है सीढ़ी नुमा और पिरामिड नुमा संरचना होती है, मतलब सबसे पहले बेस आ गया उसके बाद विमान आ गया। विमान या सीढ़ी नुमा या पिरामिड नुमा। तीसरा आता है जगती। जगती जो है यह उसके ऊपर यानी सबसे पहले अधिष्ठान उसके ऊपर विमान, फिर जगती जो है यह अधिष्ठान के ऊपर बना एक ऊंचा चबूतरा होता है जो मंदिर के चारों ओर एक घेरा बनता है और भक्त इस परिक्रमा पथ पर मंदिर की परिक्रमा करते हैं। अगली बात करते हैं मंडप की। तो यह मंदिर के अंदर एक स्तंभों वाला जिसे हम मंडप बोलते हैं, तो यह एक मंदिर के अंदर जो होता है एक स्तंभों से वाला बना होता है हॉल या मंडप होता है जिसका उपयोग पूजा समारोह और सभा के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की तट रेखा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। तख्त ए बही शिलालेख किस पार्थियन शासक का उल्लेख करता है? तख्त ए बही शिलालेख गोंडोफर्नेस इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय दूरसंचार क्षेत्र को किस वर्ष की दूरसंचार नीति के तहत उदारीकृत बनाया गया था? तो 1994 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 सड़क प्रकाश व्यवस्था और जल निकास जैसे समिति नगरपालिका कार्य वाले छोटे शहरों का प्रबंधन कौन शहरी स्थान स्वशासन निकाय करता है? तो जैसे कि सड़क प्रकाश व्यवस्था सड़क पर सही करवाना, जल के लिए ये करवाना, तो नगरपालिका अच्छे से छोटे मोटे काम जो है ये टाउन एरिया समिति देखती है। अगली बात करते हैं तो सौरा चित्रकला जो कि एक जनजातीय कला रूप है पारंपरिक रूप से किस भारतीय राज्य के समुदायों द्वारा बनाई जाती है? तो सौरा चित्रकला से ओडिशा को याद रखना। क्वेश्चन 17 है निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है लेकिन यह सीधे बंगाल की खाड़ी में मिलती है? ऑप्शन है कोसी, गोमती, महानदी और घग्गर। इसका सही आंसर हो जाएगा महानदी। क्वेश्चन 18 है ब्रिटिश शासन के दौरान इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन ने क्या भूमिका निभाई? तो ब्रिटिश शासन के दौरान इसने जो है कला के माध्यम से असहमति व्यक्त की। क्वेश्चन 19 हो जाएगा सिंधु बेसिन तंत्र यानी इंडस बेसिन सिस्टम की एक प्रमुख नदी निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा रावी। अब देखते हैं कि सिंधु बेसिन तंत्र की जो प्रमुख नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले तो आ जाता है सिंधु, उसके बाद झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। अगला प्रश्न है यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश का नागरिक बन जाए तो क्या होगा? अगर जो कोई स्वेच्छा से बन जाता है तो उसे सरकार की मंजूरी लेनी होगी, उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, कुछ भी नहीं बदलेगा और वह दोहरी नागरिकता वाला बन जाएगा। तो इसका सही आंसर यहाँ पे होगा उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 21 है किस शासक ने शेर शाह सूरी के उत्तराधिकारियों को पराजित करके 1555 तक अपना हारा हुआ राज्य वापस पा लिया जिससे दूसरे अफगान साम्राज्य का अंत हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा हुमायूं। क्वेश्चन
22 प्राणी संपोषण में जटिल प्राणियों के लिए प्रथम महत्वपूर्ण चरण कौन सा है? प्राणी संपोषक है होलोजोइक न्यूट्रिशन, इसका सही आंसर अंतर्ग्रहण। क्वेश्चन 23 है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धति पूर्वोत्तर भारत में अधिकतर अपनाई जाती है और मृदा अपरदन का कारण बनती है? इसका सही आंसर हो जाएगा स्थानांतरित कृषि। यहाँ स्थानांतरित कृषि का अगर इसका दूसरा नाम झूम खेती भी कहा जाता है। इसकी स्थानांतरित कृषि का मतलब ये होता है कि पहले लोग कुछ जंगल का कुछ भाग जो है उसको काट कर या उसको जलाकर उसको उपजाऊ अच्छी बन जाती है। उसके बाद में उस पर खेती की जाती है कुछ वर्षों तक। उसके बाद में वो कम उर्वरक बन जाती है, तब वहाँ से उनका परित्याग कर देते हैं और फिर दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये स्थानांतरित कृषि बोलते हैं इसको। इसकी प्रोसेस यही है, पहले कटाई और जलाना होता है, उसके बाद खेती करनी है, उसके परित्याग और फिर नए स्थान पर जाना। दूसरी आती है मिश्रित खेती। तो मिश्रित खेती जिसमें एक खेत में फसलों की खेती जैसे कि अनाज और सब्जियां हैं, उसमें फसलों की खेती और पशुपालन जैसे गाय बकरी और मुर्गी पालन, ये सब भी दोनों एक साथ किया जाता है, उसमें उसे मिश्रित खेती कहा जाता है। इसके फायदे क्या क्या है? तो इसमें आय के कई स्रोत बनते हैं, क्योंकि जिसमें पशुपालन भी हो रहा है और खेती साथ में हो रही है, तो वो उपजाऊ बनी रहती है। इस रिस्क कम होता है और एक प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है। अगली बात करते हैं वेदिका कृषि। वेदिका कृषि यानी वेदों के ज्ञान पर आधारित एक समस्त और टिकाऊ खेती है। डेयरी कृषि जो है एक पशुपालन का एक रूप है जिसमें दूध उत्पादन के लिए विशेष पशुधन रखे जाते हैं, इसे डेयरी फार्मिंग बोला जाता है। क्वेश्चन 24, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची जनजातीय मामलों के लिए ग्राम परिषदों और या अदालतों के संगठन की अनुमति देती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छठी अनुसूची। अगर और अनुसूची के बारे में बात करें जैसे कि 10वीं अनुसूची, तो 10वीं अनुसूची बात करती है दल बदल कानून के बारे में। यह भी 52वें संशोधन से जोड़ा गया था 1985 में। छठी अनुसूची इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। 7वीं अनुसूची केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा कि केंद्र को क्या जिम्मेदारियां, क्या करना चाहिए, राज्य को क्या करना चाहिए, तो ये 7वीं अनुसूची में आता है। और 5वीं अनुसूची में इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। तो सीधा अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संथाल विद्रोह का भागीदार नहीं था? तो संथाल विद्रोह का जो भागीदार नहीं था वो ताना भगत यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क भूमि खेती में प्रमुख बाधा क्या है? शुष्क भूमि खेती, तो इसमें जल की कम उपलब्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 69वें सत्र में भागीदारी की थी? इसका आंसर हो जाएगा अन्नपूर्णा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 97वें संविधान संशोधन के बाद संशोधन के साथ असंगत राज्य सहकारी कानून कितने समय तक लागू रह सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 वर्ष। क्वेश्चन 29 है, बिहार का वह प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है जिसमें विवाहित युगलों के बीच में प्रेम और तकरार दोनों को प्रदर्शित किया जाता है? तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा जट जटिन। अगर हम दूसरे नृत्यों के बारे में देखें गोर माड़िया, तो गोर माड़िया नृत्य जो है छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र की माड़िया जनजाति का एक महत्वपूर्ण पारंपरिक और अनुष्ठानिक लोक नृत्य है। जो गोर का मतलब यहाँ पे होता है जंगली भैंसे, तो गोर के शिकार और उसके पराक्रम का अनुकरण यहाँ होता है। तो गोर माड़िया नृत्य का संबंध है सीधा छत्तीसगढ़ से, जट जाटिन का है बिहार से। सिंगी छम जो है यह सिक्किम का एक प्रसिद्ध मुखौटा और सिंह नृत्य है जिसे हिम सिंह यानी स्नो लायन का नृत्य भी कहते हैं, जिसमें नर्तक जो नाचने वाला है वो शेर की वेशभूषा पहनकर बुराइयों को दूर करने और पंचनजंगा पर्वत को सम्मान देने के लिए पारंपरिक वाद्य यंत्रों यानी ढोल, बांसुरी आदि की थाप पर नृत्य करते हैं। खासकर पंगला पसूल उत्सव के दौरान यह भोटिया लोगों द्वारा किया जाता है। और पाटा कुनिथा जो है कर्नाटक का एक फेमस नृत्य है जो जीवंत पारिवारिक लोक नृत्य है जिसमें नर्तक रंगीन वेशभूषा पहनकर लंबी बांस की छड़ियों के साथ लयबद्ध और ऊर्जावान प्रदर्शन करते हैं।
अगली बात करते हैं तो मेंडेलियो ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया था? तो न्यूट्रॉनों की संख्या के बढ़ते क्रम में, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में, या फिर परमाणु त्रिज्या के घटते क्रम में। इसका आंसर हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रियासत के शासक ने सिख समुदाय को संस्थाओं को संरक्षण दिया? इसका सही आंसर हो जाएगा पटियाला के भूपिंदर सिंह। क्वेश्चन 32 है, भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो उसका सही आंसर होगा 1993। आंसर क्वेश्चन 33, पांचवी अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में राज्यपाल के विनियमन निम्नलिखित में से किस निषिद्ध या प्रतिबंधित कर सकते? इसका सही आंसर हो जाएगा भूमि अंतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, जनजातीय समुदायों के लिए भारत सरकार की शिक्षा पहल एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय ने EMRS की शुरुआत किस वर्ष की गई? उसका सही आंसर हो जाएगा 97-98। अगला क्वेश्चन 35 है, मानक ASCII कोड का उपयोग कितने अद्वितीय वर्णों को दर्शाया जा सकता है? तो जो ASCII कोड है इसका उपयोग करके यूनिक कैरेक्टर्स है 128। क्वेश्चन 36 है, 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा प्रत्येक राज्य में नगरपालिका चुनाव कराने के लिए किस संस्था की स्थापना की गई है? इसका आंसर हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन 37, भवानी पाठक और देवी चौधरी निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित प्रसिद्ध लीडर थे? ज्वार विद्रोह, मुंडा विद्रोह, नील विद्रोह या फकीर और सन्यासी विद्रोह? सही आंसर हो जाएगा फकीर और सन्यासी विद्रोह। साथ साथ में याद करते चलिएगा, इनको भूलना मत। क्वेश्चन 38 है, आमाशय में अधिक के अम्लों को उदासीन करने के लिए निम्नलिखित में से किस खाद्य का सेवन करना चाहिए? नींबू का रस, सिरका, मसालेदार मिर्च और बेकिंग सोडा। तो यहाँ पे सब एसिड है, ये नींबू का रस जूस एसिड है, सिरका एसिड है, तो एसिड में एसिड नहीं मिलाया जा सकता, तो इसका सही आंसर होगा बेस, यानी अम्लों को उदासीन करने के लिए हम बेस का यूज करते हैं, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठी भाषा की अग्रणी दलित आत्मकथात्मक कृति के रूप में पहचानी जाने वाली कृति बलूटा की रचना किस लेखक ने की? तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा दया पवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य का शासक कौन बना? समुद्रगुप्त, रामगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त। तो चंद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त, चंद्र ऊपर समुद्र नीचे, तो चंद्र के बाद समुद्र। क्वेश्चन 41 है, भारत में प्रवेश करने से पहले शकों को किस आदिवासी समूह ने पराजित किया था? द पार्थियन, द ग्रीक, द यूचिस और द हुन। इसका सही आंसर हो जाएगा द यूचिस। क्वेश्चन 42 है, अहिंसक प्रतिरोध और स्वशासन के सिद्धांतों को रेखांकित करने वाली पुस्तक हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी। इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। हिंद स्वराज से रिलेटेड महात्मा गांधी। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 16 वनों के लिए जाना जाता है? थार मरुस्थल, पूर्वी घाट, सुंदरबन, पश्चिमी घाट। इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। 44 आंसर 44 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानूनों को स्पष्ट रूप से शून्य घोषित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 13। अगला क्वेश्चन है, बंगाली कवि जीवनानंद दास को किस लोकप्रिय उपाधि से संबोधित किया जाता है? भाषा शहीद कवि, रूपसी बांग्ला कवि, जीवन कवि और कोलकाता के कविराज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूपसी बांग्ला कवि। क्वेश्चन 46 है, मुख्य भूमि भारत यानी मेनलैंड इंडिया में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा गुजरात। क्वेश्चन 47 है, अनुच्छेद 31B को किस प्रकार के कानूनों को अदालती चुनौतियों से बचाने के लिए पेश किया गया था? भूमि सुधार कानून, कराधान कानून, पर्यावरणीय कानून या भाषा संबंधी कानून? सही आंसर हो जाएगा भूमि सुधार कानून। क्वेश्चन 48 है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादी नेता नहीं माना जाता? अरविंद घोष, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा अरविंद घोष। क्वेश्चन 49 है, कुषाण शासक कनिष्क किस धर्म के संरक्षक थे? ईसाई धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और जरदुश्त धर्म। इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। क्वेश्चन 50 एंड लास्ट क्वेश्चन जो है, किस राजवंश के दौरान कुतुलक ख्वाजा ने नेतृत्व में मंगोलों ने दिल्ली की घेराबंदी की और काफी नुकसान पहुंचाया?
सैयद राजवंश, मुगल राजवंश, सूरी राजवंश और खिलजी राजवंश। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे खिलजी राजवंश। और क्वेश्चन ऑफ द डे है, डेजर्ट नेशनल पार्क किस लुप्तप्राय पक्षी प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? तो ग्रेट हॉर्नबिल, ग्रेट इंडिया, बस्टर्ड, बंगाल फ्लोरिकन और पिकॉक। इसका सही आंसर आप कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक पाठ की कितनी मान्यता प्राप्त अवस्थाएं हैं? 7, 10, 9 और 11। आखिरी क्वेश्चन है, गोंड चित्रकला में स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रयुक्त हस्त निर्मित ब्रश का उपयोग किस लिए किया जाता है? क्या कहा जाता है उसको? लिखानी, कूंची, काली, कलम। तो इसका सही आंसर, इन तीनों का सही आंसर हमें कमेंट करके बताइएगा। और ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 भी साथ में आने वाला है, तो बने रहिए तो जीके यूनिवर्स के साथ। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जल्दी ही पार्ट 2 भी आएगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड सब्सक्राइब द चैनल।